ऐसे थोड़ा चलेगा। सारा टाइम तो आप ही खा जाते हो, बचता क्या है पढ़ाने के लिए। ये तो गलत बात है, टाइम का मतलब टाइम होता है। अब आ गया 1 मिनट थोड़ा आगे आके बोल दो जो भी बोल रहा है। अब सारा टाइम तो आप खा जाते हो, बचता क्या क्या पढ़ाए हैं बताओ, बचा कितना टाइम है? ऐसे नहीं, सारा टाइम किस मतलब ये फुटबॉल मैच में भी आइदर वॉन और लॉस्ट बाय द होस्ट करती, तो करेक्ट फोरकास्ट हो सकता है। करेक्ट फोरकास्टिंग की प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट फोरकास्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट करेक्ट फोरकास्ट। अगर मान लो कल कोई मैच खेला जा रहा है, उसका एडवांस में हम आज रिजल्ट बताएं, क्या वो हमारी फोरकास्टिंग करेक्ट हो सकती है? करेक्ट होने का चांस क्या है? एक ही करेक्ट, 1/3, क्योंकि हम गैसिंग कर रहे हैं कि क्या पता ये रिजल्ट हो, ये रिजल्ट हो, ये रिजल्ट हो। सो देयर इज करेक्ट फोरकास्टिंग की प्रोबेबिलिटी 1/3 और नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट फोरकास्टिंग होता है 2/3। Then find the probability of forecasting at least 3 correct results for 4 matches। ऐसा जैसे कल मान लो 4 मैचेस प्ले करने टोटल, 4 मैचेस टोटल है कल, तो let x denote the number of correct forecasting, number of correct forecasting। जो भी हमने फोरकास्ट किया, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 4 मैचेस की हमने फोरकास्टिंग करा, ऐसा हो सकता है कोई भी हमारी फोरकास्टिंग करेक्ट ना हो। करेक्ट फोरकास्टिंग 4 में से कोई भी ना हो, हमारे सारे के सारे गलत निकले। एक ही ठीक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 बाई चांस ऐसा हो सकता है चारों की चारों। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 करेक्ट फोरकास्टिंग। क्या हमारी फोरकास्टिंग एटलीस्ट 3 करेक्ट हो सकती है? कौन कौन सा केस पूछा इन्होंने? सारे नहीं पूछा, सबको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट फोरकास्टिंग x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ करेक्ट फोरकास्टिंग एटलीस्ट 3, ये 2 केसेस का जो आंसर है वो निकालो। प्रोबेबिलिटी कब? व्हेन 3 ऑफ द फोरकास्टिंग आर करेक्ट। एटलीस्ट 3 में 3 और उससे ज़्यादा तो प्रोबेबिलिटी व्हेन 4 आर करेक्ट। दोनों को ऐड कर दो, ये आंसर हो जाएगा। 3 क्या मतलब? 3 करेक्ट है। कितने में से? 4 में से। 4 की हमने फोरकास्टिंग करा, 3 में से करेक्ट है, तो 4 में से 3 करेक्ट है। करेक्ट वाली फोरकास्टिंग 3 बार है और इनकरेक्ट क्या है? 1 बार। नेक्स्ट क्या हुआ? 4 में से 4 करेक्ट है, 4 की 4 करेक्ट फोरकास्टिंग है, तो इनकरेक्ट फोरकास्टिंग कोई भी नहीं है। बस सिंपली इनके आंसर ऐड कर दो, वो आंसर है। ठीक है, क्या कि उन्हें दे रहा कितने वेज हैं किसी भी रिजल्ट को फोरकास्टिंग करने के? 3 वेज है, या तो इट कैन बी वॉन, इट कैन बी ड्रॉन, इट कैन बी लॉस्ट बाय द होस्ट कंट्री। तो क्या हमारी फोरकास्टिंग करेक्ट हो सकती है? हमारी फोरकास्टिंग इनकरेक्ट भी हो सकती है। करेक्ट फोरकास्टिंग होने का चांस कोई भी एक करेक्ट हो सकता है 1/3, इनकरेक्ट तो 2/3। कितने मैचेस खेलने हमने टोटल? तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस व्हिच हैव टू बी प्लेड 4। बताओ लेट x क्या डिनोट करता है? इन 4 की हमने फोरकास्टिंग करा है, चारों मैचेस की, और x डिनोट करता है नंबर ऑफ करेक्ट फोरकास्टिंग की। करेक्ट फोरकास्टिंग कितने मैचेस की हुई? तो क्या क्या हो सकता है करेक्ट फोरकास्टिंग? 4 में से क्या पता किसी की भी फोरकास्टिंग करेक्ट ना निकले, 1 की करेक्ट निकले, 2 की, 3 की, बाई चांस चारों की चारों फोरकास्टिंग करेक्ट हो सकती है। ये केसेस हैं। अब इन्हीं में से कुछ ही पूछ सकते हैं। क्या कुछ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 आर करेक्ट। कितनी? एटलीस्ट 3 आर करेक्ट। बताओ किसका आंसर पूछा है बोले? 3 and 4 जो करेक्ट है, ये x क्या डिनोट करता है? करेक्ट फोरकास्टिंग। ये हो सकती है इनमें से 3 या उससे ज़्यादा वाला केसेस पूछा है। प्रोबेबिलिटी जबकि 3 फोरकास्टिंग करेक्ट है और प्रोबेबिलिटी उससे ज़्यादा 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती फोरकास्टिंग, है ना। तो इन दोनों का एटलीस्ट 3 का मतलब 3 और उससे ज़्यादा, तो प्लस कर दो। यहाँ पर क्या करें हम कि 4 मैचेस टोटल खेले गए, 3 की फोरकास्टिंग करेक्ट है तो 1 की रॉन्ग है। 4 में से 3 की फोरकास्टिंग करेक्ट है, करेक्ट ये वाली 3 की करेक्ट है और 1 की फोरकास्टिंग रॉन्ग है, तो 3 करेक्ट है और 1 की फोरकास्टिंग रॉन्ग है, प्लस। अब 4 मैचेस की फोरकास्टिंग करा, चारों की चारों हमारी फोरकास्टिंग करेक्ट है, इनकरेक्ट कोई नहीं है। 4 में से 4 फोरकास्टिंग करेक्ट है, 1/3 करेक्ट फोरकास्टिंग 4 की है और इनकरेक्ट कितने की? किसी की भी नहीं है, 0। ये 1 होता है, ये भी 1। सोल्व करके जो भी आंसर है इनको प्लस कर लो ना सोल्व, तो वो आंसर है। तो किसकी प्रोबेबिलिटी आ गया? एटलीस्ट 3 फोरकास्टिंग आर करेक्ट। कम से कम 3 फोरकास्टिंग करेक्ट है तो उसका आंसर है। नेक्स्ट
एक बैग कंटेन, एक बैग में 1 2 3 4 5 से लेकर 50 नंबर तक सारी टिकट्स अवेलेबल हैं। तो कितनी टिकट्स होगी बैग में टोटल? 50। उनमें से हमने बिना देखे एक साथ साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ एट रैंडम क्या करा? साइमल्टेनियसली कितनी निकाली हमने? 5 टिकट्स। क्या निकाली? 5 टिकट्स। साइमल्टेनियसली एक साथ हमने 5 टिकट्स निकाली। उन टिकट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा, असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे 5 टिकट आ गई, मान लो बाई चांस इन्हीं में से कोई आ सकती है, आने को कुछ भी आ जाए। मान लो एक 7 नंबर की आई, एक 3 की, एक 20, एक 19 और एक 47। ये 5 टिकट्स आई। जो भी 5 टिकट आई क्या करा उनको? इंक्रीज। असेंडिंग ऑर्डर में तो पहले 3 आना चाहिए, फिर 7 आना चाहिए, फिर 19 है ना, फिर 20 और फिर 47। ऐसे कहने का मतलब हर बार जो भी 5 टिकट निकाली इन्हीं में से कोई भी 5 टिकट आ सकती है। क्या सेम नंबर की टिकट आ सकती है? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हमने एक साथ निकाली है। हर एक नंबर की एक एक टिकट है, एक साथ निकाले तो 2 टिकट एक जैसी नहीं हो सकती, पांचों की पांचों क्या होगी? डिफरेंट होगी। उनको जो भी टिकट्स निकली 5 टिकट उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा। क्या ऐसा हो सकता है कि जो थर्ड बीच वाली टिकट है, ये 3rd नंबर वाली टिकट, क्या ये 30 नंबर की हो सकती है? नहीं हो सकती, ये बता रहे हैं। बीच 5 क्या 3rd वाली टिकट 30 नंबर की हो सकती है? नहीं हो सकती? हो भी सकती है। क्या चांस है ऐसा होने के? इम्पॉसिबल इवेंट थोड़ी ना है। ऐसा हो सकता है कि 30 नंबर की टिकट बिल्कुल बीच में आ जाए। तो 30 नंबर की कितनी टिकट्स है हमारे पास? एक ही टिकट है, वो आनी चाहिए, कंपलसरी है। क्योंकि 30 नंबर की टिकट आनी चाहिए, कंफर्म है, और बीच में आना चाहिए। तो 3rd नंबर की एक टिकट है, वो एक में से एक आना ही है। उससे पहले ये टिकट कितने नंबर्स की होंगी? ये 30 से पहले ही होगी। 1 to 29 में से कोई भी 2 टिकट यहाँ पर आई हुई है ना। तो 1 to 29 में से कोई भी 2 टिकट 30 से पहले आएंगी। फिर 30 नंबर वाली एक टिकट, और 30 के बाद 30 से लेकर 50 तक कितनी होगी? 20 टिकट्स। तो 5 टिकट कैसे कैसे आएंगे? टोटल है ना 50 टिकट्स हैं। 30 नंबर वाली टिकट आना चाहिए बिल्कुल बीच में। तो यहाँ पर 30 नंबर वाली एक टिकट है, तो हम उसको 3 जगह डिवाइड करते हैं। तो 30 नंबर वाली एक टिकट है, 30 से पहले नंबर वाली 29 टिकट्स हैं, 1 से 29 तक ये सारी 30 से पहले। इन्हीं में से कोई 2 टिकट यहाँ पर आएंगी, जब भी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। और यहाँ पर क्या आएंगी? 30 के बाद वाली कोई भी 2 टिकट आएंगी। 30 के बाद कितनी हो गई? 20 टिकट। तो 20 टिकट तो हम कह रहे हैं 30 के बाद है। एक टिकट 30 नंबर वाली है, और 29 टिकट 30 से पहले की है। अब 5 टिकट क्या करना है हमको? सेलेक्ट करना है। समझ लो 30 नंबर वाली टिकट जो भी है, एक टिकट है, वो जरूर आना चाहिए, क्योंकि 30 यहाँ पर रिक्वायर्ड है। और 29 में से कोई भी 2 टिकट आ जाए, कोई भी आ जाए 1 to 29 में से, वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी आराम से, क्योंकि 30 से पहले ही होना चाहिए उनको। तो 29 में से कोई भी 2 टिकट ड्रॉ कर लो। कितनी टिकट ड्रॉ गई? 2 टिकट यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक साथ कर दें इंटू के। कितनी बची? 30 के बाद 2 टिकट आना चाहिए। 30 के बाद 20 टिकट से उनमें से कोई भी 2 निकालो, 20 सीख लो। और टोटल 50 में से हमने 5 निकल ली, तो 50 में से 5, ये इसका आंसर आ जाएगा कि 3rd नंबर वाली टिकट 30 मार्क्स की, 30 नंबर की हो सकती है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो भी आंसर आ गया वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्या गिवन है इसमें? कितनी टिकट्स हैं टोटल? 50। उसमें से क्या करा हमने? और ये भी कंफर्म है हर एक नंबर की एक ही टिकट है, डबल टिकट किसी नंबर के लिए ना कोई मिसिंग है। 1 2 3 से लेकर 50 तक हमको क्या करना है? 5 टिकट्स। 1 2 3 4 5। उनका नाम उन्होंने स्टेट में लिख रखा है X1 X2 X3 X4 X5। ये 5 टिकट निकाली। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर। तो ये सिंबल यूज होगा ना असेंडिंग में ना, ऐसे अरेंज किया उनको। जो फर्स्ट टिकट निकाली उसका नाम हमने X1 रखा, सेकंड का X2 X3 X4 X5। उन्होंने पूछा है क्या X3 जो टिकट है, इज इट पॉसिबल कि 30 मार्क्स की आ जाए, 30 नंबर की? हाँ, ये वाली टिकट 30 नंबर की होना चाहिए। और अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो ये 2 टिकट किस नंबर की है? 30 से कम नंबर की है। ये दोनों 30 से कम नंबर की है। यहाँ पर एग्जैक्ट 30 आना चाहिए, यहाँ पर 30 के बाद वाली कोई भी 2 टिकट आ सकती है। तो 30 से पहले कितनी टिकट्स होती हैं? 29 टिकट्स में से कोई भी 2 टिकट यहाँ पर आएंगे।
30 नंबर वाली एक ही टिकट है तो टोटल 30 होगी, बाकी 20 टिकट ये बची। कितनी टिकट्स निकालना है हमको? 5। उन 5 के बारे में क्या पता है? एक तो कंफर्म है, कौन सी? 30 मार्क्स वाली जो है वो तो कंफर्म है, ये एक ही टिकट है, वो तो एक लेनी है, 1 में से 1 लिया। और ये 2 टिकट 30 से पहले नंबर वाली, 30 से पहले ये 29 टिकट्स है, 30 से पहले नंबर की है, इनमें से कोई भी 2 टिकट ले लो। कितनी टिकट होगी टोटल? 3। बाकी 2 टिकट 30 के बाद आना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये दोनों टिकट 30 से ज़्यादा नंबर की हैं, 30 से ज़्यादा नंबर वाली सारी टिकट यहाँ पर है, इसमें से कोई भी 2 टिकट ले लो, तो हमने टोटल एक साथ 5 टिकट लिए ना। ये तो नंबर ऑफ वेज हैं, दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 टिकट्स कैन बी ड्रॉन। और टोटल क्या करा हमने? 50 में से 5 लिया, 50C5। इसको सॉल्व करना आता है ना सब, वो कर लेना, वो आंसर है। अब बताओ कितने टिकट्स हैं एक बैग में टोटल? 50। कौन कौन से नंबर के? 1 से लेकर 50 तक, ना तो कोई मिसिंग है ना कोई डबल है। हमको क्या करना है इसमें से? वो कैसे निकालनी है? एक साथ निकालनी है, तो कोई भी रिपीट नहीं हो सकती। अगर हम एक करके वापस डालते तो हो सकता था कि सेम नंबर वाली भी आ जाती, लेकिन अब एक साथ निकालना है। कितने टिकट्स निकालने हैं? 5 टिकट। क्या दे रखा है स्टेटमेंट में? फर्स्ट टिकट को उन्होंने x1 कहा, सेकंड टिकट को x2, थर्ड टिकट को x3, इसको x4, इसको x5। और कैसे करा इसको? असेंडिंग ऑर्डर के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो थर्ड नंबर वाली टिकट है वो 30 मार्क्स की हो जाए? हो सकती है थर्ड नंबर वाली ये टिकट एग्जैक्ट 30 नंबर वाली हो जाए। अगर ये 30 वाली है तो ये दोनों क्या है? 30 से कम नंबर वाली टिकट है। कितनी टिकट है जो 30 से कम नंबर के? यहाँ पर 29 टिकट्स। तो ये दोनों 29 में से कोई भी 2 टिकट निकाल लो, वो यहाँ पर फिट हो जाएंगी। 30 नंबर वाली सिर्फ एक ही टिकट है, और 30 के बाद के नंबर वाली 20 टिकट है। टोटल 50 टिकट्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। कैसे लेना है हमको? 30 नंबर वाली एक टिकट है, वो जरूर आना चाहिए, उस एक में से एक आना चाहिए ना। और कोई भी 2 टिकट आ जाए यहाँ पर, तो ये कहाँ से आएंगी? इन 29 में से कोई भी 2 टिकट निकाल लो, वो 30 से कम नंबर की होगी, तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगी 20C। ये 2 टिकट 30 के बाद वाली नंबर की है, तो ये 20 टिकट 30 के बाद वाले नंबर से, इनमें से कोई भी 2 निकाल लो। तो टोटल 5 हमने ऐसे निकाला। दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 टिकट्स व्हेन द मिडल वन इज ऑफ 30 नंबर। और टोटल नंबर ऑफ वेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज, हम 50 में से कोई भी 5 टिकट निकालते हैं, 50C5। तो दिस अपॉन दिस को इसका आंसर। अगर ये क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो आंसर डिफरेंट होता, होना ही था नेचुरल में, नहीं होता। अच्छा एक फर्स्ट होना है भाई, वो तो डिसेंडिंग ऑर्डर तो ऐसे होता ना, ये सिंपल होता ना। अब थर्ड नंबर वाली टिकट 50 मार्क्स की हो जाए, वही क्वेश्चन वही है सब कुछ। थर्ड नंबर वाली 30 नंबर की टिकट हो जाए, वही क्वेश्चन वही है, सेम। कैसे सेम होगा? ये 2 टिकट क्या है भाई? क्या ये 2 टिकट 30 से पहले ही है? ये तो है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो पहले बड़ी टिकट आएगी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी ना। 30 के बाद से बड़ी टिकट कितनी है टोटल? 20। यहाँ पर 20 में से कितनी टिकट लेनी है? कोई भी 2 टिकट लेनी है। 30 नंबर वाली आना चाहिए, तो एक ही टिकट है 30 नंबर, उसमें से एक। और 30 से यहाँ पर कम नंबर वाली टिकट है, यहाँ पर लेस टिकट, तो 29, उसमें से कितनी लेनी है? 2 टिकट लेनी है, 29C। टोटल क्या होगा? 50C। ठीक है। अगर ये 6 टिकट्स होती तो आंसर क्या होता? मान लो 6 टिकट्स हैं इंस्टेड ऑफ 5, 6 टिकट है, और उन्होंने कहा थर्ड नंबर वाली टिकट चाहिए 30 वाली। ये x1, x2, x3, x4, x5, x6। अब बताओ कैसे होता है? कौन सा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे ये पहले 30 नंबर वाली एक टिकट होती है, 30 से पहले वाली 29 टिकट होती है, 30 के बाद वाली 20 टिकट्स होती है। अब कितने निकालना है हमको? 6 टिकट निकालना है। ये कंफर्म है 30 वाली टिकट जरूर आना चाहिए, 30 वाली एक टिकट है, वो एक में से एक जरूर आएगा। ये 3 टिकट 30 से बाद वाले नंबर है, 30 से बाद के 20 नंबर्स होते हैं, उनमें से कोई भी 3 टिकट निकाल लो, 20C3। और ये जो 2 टिकट है असेंडिंग ऑर्डर में 30 से कम नंबर वाली है, इनमें से कोई भी 2 टिकट निकाल लो, तो टोटल 2 टिकट्स यहाँ से आई
30 से कम नंबर वाली, एक 30 वाली और 3 30 के बाद वाली होगी 6। दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 6 टिकट इन दिस मैनर। तो डिवाइडेड बाय टोटल 50 में से इस बारी हमने 6 टिकट निकाली, तो ये जो सोल्व करके वो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। Find the probability distribution of number of white balls। कितनी बॉल वाइट हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। किस चीज़ का? नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन ए रैंडम ड्रॉ ऑफ 3 balls विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बैग व्हिच कंटेन 4 white एंड 6 रेड बॉल है एक बैग में। कितनी बॉल है टोटल? 10। कितनी बॉल निकालनी है हमको? टोटल 4 बॉल 3 balls निकालनी है। 1 ball 2 ball 3 ball और विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी है। कैसे निकालने हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेस नहीं करना, विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। फाइंड इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो बताओ कैसे स्टार्ट करते हैं? लेट एक्स डिनोट्स, क्या डिनोट कर रहे हैं? एक्स नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। कितनी बॉल निकालनी है हमने? टोटल 3 बॉल निकालनी है। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स कितनी हो सकती है? 3 में से कोई भी ना हो, ऐसा हो सकता है कोई भी एक वाइट हो, 2 रेड हो, 2 वाइट हो या 3 की तीनों वाइट हो सकती है ना। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हर एक का आंसर निकालना है। प्रोबेबिलिटी जबकि नंबर ऑफ वाइट बॉल 0 है, हमने कितनी बॉल निकालनी है? 3 बॉल निकालनी, लेकिन वाइट तो कोई नहीं है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो वाइट में से कोई नहीं आया, वाइट कोई नहीं आया, तो 0 है वाइट। तो इसका मतलब जो 3 बॉल निकाली तीनों की तीनों रेड हैं, जब तो वाइट 0 है ना। अगर तीनों की तीनों रेड हो जाए तो ऑटोमेटिकली 3 बॉल निकालने, तीनों की तीनों रेड है तो वाइट कोई नहीं है, तो वाइट में से तो कोई बॉल सेलेक्ट नहीं हुई। जो 3 बॉल सेलेक्ट की तीनों की तीनों रेड हैं, तो तीनों की तीनों इनमें से आई है, इनमें से कोई भी 3 बॉल आई है, वाइट में से कोई नहीं आई और टोटल 10 में से 3 आई। ये इसका प्रोबेबिलिटी मैंने एक्स की। अब प्रोबेबिलिटी कौन सी प्रोबेबिलिटी? जब x का मतलब क्या है वो भी देख लो। x का मतलब नंबर ऑफ वाइट बॉल्स 1 है। किस में से 1 है? इन 3 में से 1 वाइट है। वैसे 3 केस बनेंगे, 1 वाइट है, वो 1 वाइट या तो फर्स्ट हो सकती है या सेकंड हो सकती है या थर्ड। 1 वाइट है तो 2 रेड है, 1 वाइट और 2 रेड। बताओ, एक तो वाइट बॉल सेलेक्ट हुई, कौन सी? इन चारों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, वो वाइट ही हो रही है, कोई भी एक। तो इन 4 में से 1 वाइट आ गई और 2 रेड आई, 6 × 2 और टोटल 10 में से 3 बॉल आई। ये आंसर। और कौन सा? प्रोबेबिलिटी, जबकि x का मतलब क्या है? x का मतलब नंबर ऑफ वाइट बॉल्स 2 हैं, 2 वाइट हैं, 3 बॉल टोटल निकाली। अगर 2 वाइट है तो 1 रेड हो गई, 2 वाइट में से आ गई, कोई भी 2 वाइट निकाल लो, इनमें से कोई भी 2 बॉल निकाल लो, एक इसमें से निकाल लो, ये हो गया टोटल 3 बॉल अपॉन 10c3। और एक और कौन सा निकालना है? प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी? जबकि नंबर ऑफ वाइट बॉल 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? तीनों की तीनों वाइट है, ये जो बॉल आई तीनों, फर्स्ट भी वाइट, सेकंड भी वाइट, थर्ड वाइट, और कोई केस नहीं, तीनों की तीनों वाइट है, रेड कोई नहीं है। तो 3 में से तीनों की तीनों वाइट है, रेड कोई नहीं आया, लेकिन टोटल तो 10 में से 3 निकाला। इस सब के आंसर लिख लेना साथ में। अब क्या लिखते हैं हम? xi और pi। xi क्या हो सकता है? 0 1 2 3 और उनकी जो भी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज है वो यहाँ पर लिख लेना। इस चीज़ को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज़ का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x का, और x का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। से निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। ये तो आपको आगे समझ है? अगर ये क्वेश्चन रेड का हो तो सेम है आंसर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। कब? जबकि इस बैग में से हमने 3 बॉल निकाली। कितनी बॉल निकाली? 3। और कैसे निकाली है? विदाउट रिप्लेसमेंट। एक साथ निकाली है विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं करना। बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे इसमें? लेट x डिनोट। क्या डिनोट करेगा इसमें? x, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज की निकालनी है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। कितनी हो सकती है रेड बॉल? 0 1 2 3। नंबर ऑफ रेड बॉल, क्या पता कोई भी रेड ना हो, 0, एक ही रेड हो,
दो रेड हो या तीनों की तीनों रेड हो। कौन सा केस निकालना हमने? विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए मेथड है प्रोबेबिलिटी जबकि जीरो रेड है, इसका मतलब रेड तो कोई नहीं आई, सारी की तीन बॉल निकाली, तीनों की तीनों वाइट है, तीनों की तीनों वाइट है, रेड में से कोई बॉल नहीं आई, लेकिन टोटल तो 10 में से 3 है, ये इसका आंसर है। प्रोबेबिलिटी जबकि एक वाइट है, अंडरस्टूड है, एक कलर है, एक वाइट है, दो रेड है, एक वाइट सेलेक्ट हुई, एक रेड है, x is 1, 1x का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रेड बॉल, एक रेड है और दो वाइट, तो दो वाइट है, एक रेड है, दो वाइट, वाइट कितने हैं? दो, दो, तो 4 वाइट है, उसमें से कोई भी दो बॉल सेलेक्ट। वन का मतलब क्या है? x का मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल एक है, एक अगर रेड है तो दो क्या है? वाइट है, तो वाइट ही है, इसमें से कोई भी दो बॉल सेलेक्ट हो, एक रेड सेलेक्ट हो, और टोटल 10 सी। और प्रोबेबिलिटी कौन सी प्रोबेबिलिटी? जबकि नंबर ऑफ रेड बॉल क्या है? दो रेड बॉल है, दो रेड है, तीन टोटल निकाले हैं, उनमें से अगर दो रेड है तो एक वाइट हो गई, एक वाइट और दो रेड, तो एक तो वाइट और दो रेड और टोटल 10c3। अब कौन सी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी जबकि जो तीन बॉल निकाले तीनों की तीनों ही रेड है, फर्स्ट भी रेड, सेकंड भी, थर्ड भी, तीनों की तीनों रेड है, रेड तीनों की तीनों, तो वाइट तो कोई नहीं, तो 4c0, और तीनों की तीनों बॉल रेड है 6c3 और टोटल 10c3। अब क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, पहले xi और pi। xi तो भी ऑलरेडी नो, इनमें से कुछ हो सकता है, 0 या 1 या 2 या 3, और कुछ हो ही नहीं सकता। 0 का आंसर यहाँ से आएगा, 1 का यहाँ से 2 3, ये आंसर चेक करने के लिए टोटल इनका सम 1 होना चाहिए ना, कभी भी 1 से कम या ज़्यादा है तो कुछ गड़बड़ हुई है। इन सब का जो टोटल प्रोबेबिलिटी दैट शुड ऑलवेज बी 1। ये विदाउट रिप्लेसमेंट में ऐसे करते हैं। नेक्स्ट, ए कैन हिट ए टारगेट 3 टाइम इन 6 शॉट्स। ए टारगेट हिट कर सकता है, प्रोबेबिलिटी की ए टारगेट हिट कर सकता है कितने टाइम? 3 टाइम इन 6 शॉट्स, तो उसके टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो ए विल नॉट हिट द टारगेट, इट इज आल्सो हाफ। सिमिलरली बी कैन हिट द टारगेट, बी टारगेट हिट कर सकता है 2 टाइम्स इन 6 शॉट्स, 2 टाइम्स इन 6 थ्रोज, तो 1/3। बी के टारगेट हिट करने की 1/3, बी विल नॉट हिट द टारगेट, दैट इज 2/3। एक और है सी, प्रोबेबिलिटी की सी इज हिटिंग द टारगेट, दैट इज गिवन 4 टाइम्स इन 4 शॉट्स। क्या मतलब? 100%, 4 उसको शॉट दिए, चारों के चारों हिट कर रहा है ऑन एन एवरेज, तो उसकी 4 आउट ऑफ 4, दैट मींस 1। प्रोबेबिलिटी सी डज नॉट हिट द टारगेट, दैट इज 0, क्योंकि 100% हिट करता है तो मिस उससे कोई नहीं हुआ। अब एक टारगेट दिया, मान लो ये ABC 3 शूटर्स हैं, एक टारगेट दिया, अब ए ने भी शूट करना है, बी ने भी और सी ने भी। कैसा हो सकता है? टारगेट इज हिट बाय एटलीस्ट 2 शॉट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि एटलीस्ट कम से कम 2 जनों के शॉट हिट करे, या एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट द टारगेट। कैसा हो सकता है कि कम से कम 2 हिट करें? हो सकता है भाई, होने को तो तीनों के तीनों हिट कर सकते हैं, तीनों के तीनों मिस नहीं कर सकते, क्योंकि सी की 100% है, औरों का हिट करे या मिस करे उससे कोई फर्क नहीं, सी तो 100% है, सी तो हर बार करेगा। अगर वो कहे क्या ऐसा हो सकता है कि टारगेट हिट ही ना हो अगर तीनों थ्रो करें? नहीं, सी के कारण नहीं हो रहा, क्योंकि सी तो 100% हिट करता है, उसका मिस ही नहीं हुआ कभी आज तक, तो इसका मतलब वो तो नहीं। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या क्या केस हो सकते हैं? अगर 3 है मान लो, ऐसा हो ए हिट करे, हम वैसे ऑन जनरल ले रहे हैं, बी ना करे सी ना करे, ये तो खैर हो नहीं सकता, सी का 100% है, लेकिन हम मानते हैं ऐसा चलो है, या बी हिट करे ये दोनों ना करे, ऐसा हो सकता है? सी हिट करे ये दोनों ना करे, या ये दोनों करे ये ना करे, ये दोनों करे ये ना करे, ये ना करे, या तीनों करे या तीनों मिस करे। ये ऑन एन एवरेज है, 3 है, हम उसको नहीं देख रहे किसकी 100% है किसकी है। जब भी 3 अगर मान लो शूटर है तो ऐसा ऐसा हो सकता है, या तो अकेला ए करे बाकी दोनों ना करे, अकेला बी करे ये दोनों ना करे, सी करे अकेला ये दोनों ना करे, या ये नहीं करे ये दोनों कर ले, ये नहीं करे ये दोनों, ऐसे ना। पहले एक हिट कर रहा है 3 केसेस, फिर 2 हिट कर रहे हैं, फिर तीनों हिट कर रहे हैं, फिर नन ऑफ देम हिट द टारगेट। अब हमको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी? कम से कम 2 जने हिट जरूर करने चाहिए, कम से कम भी 2 या उससे ज़्यादा।
दो हिट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, एक तो ये वाला केस है क्योंकि इसमें 2 ऑफ देम आर हिटिंग द टारगेट, और एक ये वाला भी, इसमें भी 2 हिट कर रहे हैं, इसमें भी 2 कर रहे हैं और इसमें तीनों कर रहे हैं। इन चारों का जो आंसर है वो निकालना है। कौन सा आंसर निकालना है? कम से कम 2 हिट करने चाहिए, या तो 2 करें, 2 ऐसे करें, या ऐसे या ऐसे, या 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो इन चारों का जो भी आंसर है उसको लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट को क्या रीड करेंगे हम इसको कोई आपसे, तो हम कहेंगे ए इज हिटिंग द टारगेट, उसके साथ साथ एज वेल एज उसके साथ ही बी भी हिट कर रहा है, उसके साथ सी नहीं कर रहा ना, क्या पढ़ेंगे? ए इज हिटिंग द टारगेट, साथ साथ बी भी हिट कर रहा है लेकिन सी हिट नहीं कर रहा है। ये केस हो गया। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट केस, क्या कहेंगे इसको? प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी? ए इज नॉट हिटिंग द टारगेट, बी एंड सी बोथ ऑफ देम, साथ साथ इसके, उसके साथ साथ बी हिट कर रहा है, सी भी कर रहा है। नेक्स्ट केस कौन सा हुआ? ये वाला प्रोबेबिलिटी की ए हिट कर रहा है, साथ साथ बी हिट नहीं कर रहा, सी हिट कर रहा है, प्लस प्रोबेबिलिटी की ए भी हिट करे, बी भी और सी भी। ठीक है, जब भी ये एंड होता है, ये वाला एंड, इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होता कब है? जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। 2 टाइप के इवेंट्स होते हैं। मान लो ए ने हिट करा, बी पर इसका इफेक्ट है या नहीं है? बी इंडिपेंडेंट है, उससे कोई फर्क नहीं है हिट करे ना करे, उसकी पॉसिबिलिटी अलग है। बी ने हिट करा, सी का तो क्या 100% कर रहा है, वो बात अलग है ना। तो इसका मतलब ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट डजंट अफेक्ट द ऑकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। अगर ये हिट करे, ये कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, ये किस टाइप के इवेंट्स है? इंडिपेंडेंट इवेंट पे एंड का मतलब इनटू होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ये सी नॉट है। इसका मतलब क्या हुआ? एंड का मतलब क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी किस चीज की? प्रोबेबिलिटी इसकी ए नॉट इनटू में प्रोबेबिलिटी किसकी? बी की इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हिटिंग द टारगेट, प्लस इसमें क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज हिटिंग द टारगेट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी कौन सा? ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब सबकी वैल्यूज पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट क्या है? हाफ। बी इज हिटिंग द टारगेट 1/3। सी इज नॉट हिटिंग द टारगेट 0 है ना। सी इज नॉट, ये वाला सारे आंसर यहाँ से लेना। प्लस नेक्स्ट क्या होगा? 1/2। ए इज नॉट हिटिंग द टारगेट, बी इज हिटिंग द टारगेट, सी इज हिटिंग द टारगेट 1। सबका आंसर लिख देना। ए इज हिटिंग द टारगेट, 1/2। बी इज नॉट हिटिंग द टारगेट, सी इज हिटिंग द टारगेट 1, ए इज नॉट हिटिंग द, ए इज हिटिंग द टारगेट, बी इज हिटिंग द टारगेट, सी इज आल्सो हिटिंग 1। ये तो क्या 0 ही हो जाएगा ना। इन तीनों का आंसर प्लस कर दो। वाला केस उनको लिखना जरूरी है। कौन सा? सी नॉट में दिखाना तो पड़ेगा, उनको पता चले ना। वो कहते हैं कि ये केस कहां पे क्लियरली गिवन है कि सी नॉट के अगर 0 है तो वो हिट कर ही नहीं सकता, तो फिर उसको क्यों कर सकते? वो टीचर क्वेश्चन मार्क करके कहेगा, फिर आप लिखोगे तो अपना लिख दो। क्या बेटर, एक ही लाइन लिख दो। क्या का सबको समझ क्या गिवन है? एक मान लो ये टारगेट है, इसको 3 जनों ने हिट करना है, ए बी और सी ने, तीनों ने एक साथ फायर करना है। कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? क्या क्या रिजल्ट हो सकता है? ए हिट करे, बाकी दोनों ना करें, या बी हिट करे, ये दोनों ना करें, या सी हिट करे, ये दोनों ना। और भी बन सकते हैं। 2 जने हिट करें, ये 2 करें, ये मिस करें, ये 2 हिट करें, ये मिस करें, ये मिस करें, ये दोनों हिट करें। 2 हिट वाले हो गए, 1 वाला, और 3 के 3 हिट करें, या नन ऑफ देम। इसके सिवा कुछ केस बन ही नहीं सकता। जब भी 3 जने कभी भी फायर करेंगे तो यही हो सकता है, इसके सिवा कुछ रिजल्ट आ ही नहीं सकता। इसमें से सारा नहीं निकालना हमको, उन्होंने क्लियरली कह रखा है। कौन सा फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी? एटलीस्ट 2 ऑफ देम या 2 शॉट्स हिट द टारगेट। सिर्फ वो केस निकालने हैं व्हेन एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट द टारगेट। एटलीस्ट का मतलब 2 और उससे ज़्यादा। तो पहले 2 वाले कौन से केसेस में 2 टाइम हिट हो रहा है? एक तो ये वाला केसेस में 2 बार हिट हो रहा है, इसमें भी 2 बार हिट हो रहा है, इसमें भी 2 वाले, तो 3 केसेस हैं। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 एंड मोर देन 2। मोर देन 2 वाला भी एक अकेला केस है। तो 4 केसेस का आंसर निकालना है। कैसे रीड करेंगे इसको? फर्स्ट को क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी। तीनों एक साथ हो रहे हैं, ए हिट कर रहा है, उसके साथ साथ बी भी हिट कर रहा है और सी नहीं कर रहा। प्लस नेक्स्ट केस को क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी। ए हिट कर रहा है, उसके साथ साथ बी इज नॉट हिटिंग द टारगेट, सी इज हिटिंग द टारगेट। नेक्स्ट सबसे इसको ए इज नॉट, बी एंड सी बोथ ऑफ देम आर हिटिंग।
प्रोबेबिलिटी ए इज नॉट हिटिंग द टारगेट, बट उसके साथ साथ एज वेल एज B बी और सी हिट कर रहे हैं। नेक्स्ट में तीनों के तीनों हिट कर रहे हैं, ए बी एज वेल एज बी एज वेल एज सी। अब ये किस टाइप के इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। इस एंड का मतलब क्या होता है? इनटू। तो क्या लिखेंगे आंसर? फर्स्ट का आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये वैल्यूज तो हमने पहले ही डिसाइड कर रखी है, ए नॉट बी बी नॉट सी, ये सारी वैल्यूज डाल दो, आंसर है। ठीक है, आंसर A and B throw a die alternatively till one of them gets a 6 and wins the game. दो प्लेयर है, मान लो A and B, they are playing a game with a die. They decide that they will throw a die turn by turn. Turn by turn तो पहले एक आए तो पहले एक ही बारी आई, उसने एक सिंगल डाई थ्रो किया, जिसको भी 6 आ गया वहीं गेम खत्म। तो क्या चांसेस है कि A जीत जाए, क्या चांसेस है कि B जीत जाए? जीतने का चांस का मतलब किसको जीतना कह रहे हैं? 6 आए तो, बाकी 1 पर 6 नहीं जीतेगा, 2 पर नहीं, 3 पर नहीं, 4 पर नहीं, 5, हाँ 6 जिसको भी आ गया वो जीत जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम, जीतने का चांस क्या है? 6 आने का मतलब जीतना है। 6 आने का चांस किसी भी डाइस पर होता है 1/6, और ना जीतने का चांस का मतलब 6 ना आए, 6 को छोड़कर बाकी 5/6। तो ये तो पता चल गया आपको, कोई भी जीते चाहे A या B, सब दोनों का सेम फिक्स है कि A को भी 6 आए तो जीतेगा, B को भी 6 आए। पहले हम लास्ट टाइम किया था क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन, पहले हम वो केसेस कंसीडर करते हैं जब A जीतेगा। A कब जीत सकता है? या तो फर्स्ट रो में A को 6 आ गया, गेम ही खत्म, आगे चलेगा नहीं, खत्म हो गेम। तो प्रोबेबिलिटी की A गेट्स द 6 एंड द गेम इज ओवर। नहीं तो ये फर्स्ट टाइम नहीं जीता तो कब जीतेगा ये? थर्ड टाइम कब आएगी बारी? पहले A लूज करेगा, उसको 6 नहीं आएगा तो बारी आएगी उसके बाद एज वेल एज फिर B को भी 6 ना आए, फिर A को 6 आ जाए, तो A ऐसे जीत सकता है। अगर यहाँ भी नहीं जीता तो A नेक्स्ट कब जीतेगा? जब A लूज करे, उसके साथ साथ B लूज करे, फिर A लूज करे, फिर B लूज करे, फिर A की बारी आए तो जीत सकता है। ऐसे चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? अप टू इन सबको केसेस में। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज विनिंग द गेम, जीत रहा है तो 6 आ रहा है 1/6, प्लस ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, A को चाहे कुछ भी आए, B पर उसका फर्क नहीं है। A and B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो A इज नॉट विनिंग द गेम तो 5/6। उसके साथ साथ तो इनटू में B इज आल्सो नॉट विनिंग द गेम 5/6, देन A इज विनिंग द गेम तो 1/6, प्लस इसमें A इज नॉट विनिंग द गेम 5/6, साथ साथ B इज नॉट विनिंग द गेम 5/6, फिर A इज नॉट विनिंग द गेम 5/6, B इज नॉट विनिंग द गेम, एंड देन A इज विनिंग द गेम, ऐसे अप टू इन्फिनिटी। ये क्या बन गया? एक GP। इस GP में सम टू इन्फिनिटी निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A अपॉन 1 माइनस R। A का मतलब जो भी फर्स्ट टर्म है तो 1/6 अपॉन 1 माइनस व्हाट इज कॉमन रेशियो। इस सेकंड टर्म को इससे डिवाइड कर देंगे तो आएगा 25/36 है ना। सेकंड अपॉन फर्स्ट तो कॉमन रेशियो 25/36, तो 1/6 इंटू 36/11। तो A के जीतने के चांसेस 6 टाइम है आउट ऑफ 11, तो बाकी चांसेस B के, दो ही प्लेयर है, B के जीतने के चांसेस 5 आउट ऑफ 11। तो ये उनकी प्रोबेबिलिटी है दैट दे विल विन द रिस्पेक्टिव गेम। यहाँ का सबको समझ लीजिए क्या गिवन है? A and B are playing a game with a die and they decide that whoever gets the 6 will win the game and the game will be over there. मान लो A को 6 आ गया, गेम खत्म। A के बाद किसकी बारी? अगर A को नहीं आया 6 तो B की बारी, B को भी 6 नहीं आया तो दोबारा A को 6 नहीं आया फिर B, कैसे चलता रहेगा। तो A और B दो ही प्लेयर हैं, मान लो 3 प्लेयर करते हैं C, B इन्वॉल्व। अब बताओ कैसे करना है? पहले तीनों में से यही है, जिसको भी 6 आएगा वही गेम खत्म हो जाएगा। तो तीनों के जीतने के चांसेस में जिसको भी 6 आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम, चाहे वो A जीते या B या C, तो 6 आने पर जीतेगा तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द गेम दैट इज 5/6। पहले वो केसेस निकालेंगे जहां पर A जीत रहा है। A कब जीत सकता है? या तो फर्स्ट रो में A को 6 आ जाए, गेम ही खत्म, आगे चलेगा ही नहीं तो फिर A कब जीतेगा? पहले A लूज करेगा, फिर उसके साथ साथ B की बारी आएगी, वो भी लूज करेगा, फिर बारी आएगी C की, वो भी लूज करेगा, फिर A जीत सकता है ना। उसके बाद तो फिर से नेक्स्ट कौन कब जीतेगा ये? जब A is not winning the game, then B is not, then C is not, then A is not, then B is not, C is not, then A will win the game.
उसके बाद ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो फर्स्ट ए इज विनिंग द गेम, तो 1/6 अब प्लस यहाँ पर A is not winning the game 5/6 as well as into B is also not winning the game, then C is not winning the game 5/6। अब A is winning the game, जीत रहा है तो 1/6 प्लस इसमें 5/6 A is not winning the game 5/6 into 5/6 into में 5/6 into में 5/6 then again 5/6 5/6 और लास्ट में A is winning the game 1/6 से up to infinity। क्या होता है sum to infinity of a GP? किसी भी जीपी का सम टू इन्फिनिटी निकालना है तो उसकी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो सम टू इन्फिनिटी का मतलब फर्स्ट टर्म तो यही रहेगी 1/6 अपॉन 1 माइनस व्हाट इज कॉमन रेशियो, ये जो सेकंड टर्म है इसको डिवाइड कर दो इससे तो आएगा 125 अपॉन 260। सोल्व करें तो 1/6 इंटू रिवर्स हो जाएगा ये वाला आंसर 216 अपॉन 91। तो ए इज विनिंग द गेम कितना 36 टाइम आउट ऑफ 91 गेम्स प्लेड। तो ये एवरेज आ गई कि अगर 91 गेम खेलेंगे ऑन एन एवरेज ए विल विन 36 ऑफ देम। इसी तरह बी की निकाल लो, बी के बताओ कैसे करेगी। ये तो ए का आंसर हमने निकाल लिया, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल विन द गेम्स। नाउ वी आर कंसीडरिंग कि बी कब जीत सकता है, मनीष बताओ। बी की डायरेक्ट बारी नहीं आएगी, बी की बारी जब आएगी जब पहले ए हारेगा तो बी की फर्स्ट टाइम ही आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। तो प्रोबेबिलिटी ए इज लूजिंग द गेम देन बी इज विनिंग द गेम। बी या तो ऐसे जीत सकता है, नहीं तो ए लूज करेगा फिर बी लूज करेगा फिर सी लूज करेगा फिर ए भी लूज करेगा, अब फिर बी जीत सकता है, या तो ऐसे अप टू इन्फिनिटी चलेगा ना। ये क्या आंसर आएगा इसका? A is not winning the game, so 5/6. B is winning the game 1/6 है ना, plus 5/6 5/6 5/6 5/6 मल्टीप्लाई है तो 4 टाइम लिख सकते हैं इनटू में B is winning the game, कोई भी गेम जीते तो 6 आ रहा है तो 1/6 ऐसे अप टू इन्फिनिटी। अब बताओ सिद्धार्थ क्या लिखना है भैया? सम टू इन्फिनिटी ऑफ GP बोलते हैं A अपॉन 1 माइनस R। ए का मतलब जो भी ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है 5/36 डिवाइडेड बाय 1 माइनस व्हाट इज कॉमन रेशियो, दिस अपॉन दिस कर लो। सेकंड अपॉन फर्स्ट करा तो वही आएगा 125/260। तो ये आएगा 5/36 इनटू में रिवर्स हो जाएगा ये वाला आंसर, तो 216 अपॉन 91 36 6 जा। तो बी के चांस कितने जीतने के? 30 आउट ऑफ 91। 3 प्लेयर हैं, तीसरे की निकालने की जरूरत नहीं है। 1 में से अगर ए और बी को माइनस करते हैं अपने आप सी के बच जाएगा, तो सी के जीतने के चांस है 25, बचे हुए 25 केसेस आउट ऑफ 91। तो आ गया आंसर है ना। और टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए, आ भी 1 रहा है। ए के जीतने के चांसेस, बी के, सी के ड्रॉ तो कोई गेम होना ही नहीं है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, क्योंकि ए को सबसे पहले चांस मिला तो ए के चांस सबसे ज़्यादा होंगे, बी के उससे कम होंगे, सी को सबसे लास्ट में मिला है मौका तो सी के चांस सबसे कम होंगे, वो आ भी रहा है इस रेशियो में आएगा। उनके विनिंग का रेशियो अगर पूछे तो रेशियो ये हो गया, ये तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो में ना। तो उनके जीतने के रेशियोज क्या है, ए इज टू बी इज टू सी, इस रेशियो में जीतेंगे कभी भी ये गेम खेलेंगे तो। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय 2 पर्सन्स ए एंड बी। दो है मान लो ए और बी, उनको कोई क्वेश्चन दिया इंडिपेंडेंटली का मतलब इसमें ये समझेंगे इंडिपेंडेंटली का मतलब एक सॉल्व करे उसका दूसरे पर इफेक्ट नहीं है, एक करे दूसरा कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। अगर मान लो कोई टीचर कहे कि मैंने 2 बच्चों को क्वेश्चन दिया एक ने सॉल्व करा, वहाँ पर फर्क है। एक तो क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली दे 2 बच्चों को, क्या पता है दोनों ठीक करें, क्या क्या केस हो सकते हैं अगर 2 क्वेश्चन दे, क्या पता ए ठीक कर ले बी ना करे ऐसा हो सकता है, क्या पता बी ठीक कर ले ए ना करे, क्या पता दोनों ही ठीक कर ले और नन ऑफ देम। ये 4 ही केसेस बनेंगे जब भी कोई क्वेश्चन ए और बी को दे, या तो ए ठीक करे बी ना करे, बी ठीक कर दे ए ना करे, या दोनों ठीक कर दे या दोनों ही ना करे, और कोई केस सोच ही नहीं सकते, 4 ही केसेस बनेंगे ना। इंडिपेंडेंटली का मतलब ये है कि भाई मान लो कोई क्वेश्चन जैसे मान लो किसी टीचर ने रिजल्ट सुना रहा है, उसने कहा 2 बच्चों को रिजल्ट सुना रहा है, उसने कहा ए फर्स्ट आ गया, तो बी अपने आप ही अंडरस्टूड है कि बी फर्स्ट नहीं आया है ना। या उसने कहा एक बच्चा पास हुआ इन दोनों में से, फिर उसने नाम ले दिया ए पास हुआ है,
तो बी बताने की जरूरत नहीं है, उसने पहले ही कहा था दो में से एक ही पास हुआ है, तो बी पर फर्क पड़ गया ए के बताने का कि अगर ए पास है तो बी फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि टीचर ने ऑलरेडी ये स्टेटमेंट दे रखे कि दो बच्चों ने टेस्ट दिया, एक ही पास है। फिर उसने ये भी कहा कि ए पास है, वो चाहे बताए या ना बताए, एक ही पास था तो ए पास है तो बी फेल है। यहाँ पर बी पर इफेक्ट पड़ रहा है ए का, ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, ये क्या है? डिपेंडेंट इवेंट है, उसमें ये नहीं होता। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब ये है कि एक का इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मान लो कोई क्वेश्चन दिया तो ए के सोल्व करने के चांस है 50% का मतलब हाफ, बी उसी प्रॉब्लम को सोल्व कर ले उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। ठीक है, ये उन्होंने एवरेज है कि क्वेश्चन का लेवल हमने देखा, बच्चे का लेवल देखा, तो हमने कहा ए के सोल्व करने की चांस तो 50% है, बी के सोल्व करने की चांस उससे कम है 33%, 1/3 है। तो प्रोबेबिलिटी ए सोल्व ना करे उसका चांस भी हाफ ही हो गया, बी सोल्व ना करे उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। What is the probability that the problem is solved? क्या प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है? सोल्व किसको कहेंगे? मान लो हमने दो बच्चों को प्रॉब्लम दे दी, इस केस में कहेंगे कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई जो हमने दी। हाँ, चाहे किसी ने भी करी हो, ए ने करी हो, बी ने करी हो, हमने कहा प्रॉब्लम सोल्व होगी, ले जाओ रिजल्ट। इस केस में भी हम कहेंगे प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, इस केस में भी कहेंगे हाँ प्रॉब्लम सोल्व हो गई, इस केस में कहेंगे प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि प्रॉब्लम इज सॉल्व? कौन से केसेस को कहेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? चाहे किसी ने भी करी हो, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए भाई, या तो ए ने करी हो या बी ने या दोनों ने करी हो, तो इन तीनों केसेस को कहेंगे कि नाउ द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। इन तीनों में प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, इसमें नहीं सॉल्व हुई। हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। क्या होती है टोटल प्रोबेबिलिटी? 1 में से अगर ये वाला केस माइनस कर दें तो अपने आप इन तीनों का कलेक्टिव आंसर बच जाएगा, टोटल जो भी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। इन 4 केसेस का आंसर 1 आना चाहिए, सबका अलग अलग अगर जोड़ें प्रोबेबिलिटी। उसमें से अगर इस केस को हटा दें तो क्या बचा? या तो ये या ये या ये, तो इन तीनों का टोटल आंसर बचेगा। इन तीनों के आंसर को क्या पढ़ सकते हैं हम? कि at least one of the two has solved the problem। at least one of the two, कम से कम एक ने तो कर ली, या तो एक ने करी या दोनों ने या एक ने ना। इन तीनों केसेस को क्या कहते हैं कि at least one of the two has solved the problem। at least का मतलब जब भी आए तो 1, 2, 3 केसेस हैं। इस केसेस को क्या रीड करेंगे हम? प्रोबेबिलिटी की A is not solving the problem, उसके साथ साथ हमको ये पता चला B is not solving the problem। इसका मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट। A is not solving the problem तो हाफ, B is not solving the problem 2/3। तो क्या है इसका आंसर? 1/3 इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है? तो बचे हुए तीनों का आंसर टोटल 1 होता है। 1 में से अगर इस 1/3 को हटा दें तो ये आंसर बचा 2/3। इस आंसर के क्या कहेंगे हम? कि प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। चाहे एक करे या दोनों के दोनों करे, नाउ द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड, तो उसका आंसर क्या आएगा? 2/3। सेकंड पार्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। अब उन्होंने मोर स्पेसिफिकली कहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। कौन से ऐसे केसेस हैं कि ओनली वन, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम? ये 4 केसेस थे। कौन से केसेस थे? फर्स्ट केस क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट केस के कि A is solving the problem, उसके साथ साथ B is not solving the problem, exactly one of them solve। एक और केस हो सकता है कि A ना करे लेकिन B कर दे, तो exactly 2 ही केसेस का आंसर। किस टाइप के इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो क्या होगा इसका आंसर? प्रोबेबिलिटी की A is solving the problem into probability B is not solving the problem प्लस इसका आंसर probability of A is not solving the problem into probability of B is solving। A is solving the problem, वो तो पता है हमको, ये ना हाफ। B is not solving the problem 2/3 प्लस A is not solving the problem हाफ। Now B is solving the problem 1/3, इनको ऐड कर दो, ये आंसर है। बताओ गिवन क्या है? एक प्रॉब्लम दो स्टूडेंट्स को दी, A और B को। किस टाइप से सोल्व करना है उनको प्रॉब्लम? इंडिपेंडेंटली। मींस एक सोल्व करें उसका दूसरे पर इफेक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और क्या गिवन है? ए के सॉल्व करने के चांस ज़्यादा है। मान लो समझते हैं होशियार है, उसके सॉल्व करने के चांस 50% है, हाफ है। तो ए उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है, वो हाफ है।
प्रोबेबिलिटी कि बी विल सॉल्व द सेम प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम बी सॉल्व करने के चांसेस है 1/3, और बी उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे ऐसा भी हो सकता है, उसके चांस ज़्यादा है 2/3। फर्स्ट केस में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द गिवन प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ये निकालना है। सेकंड केस में उन्होंने कहा एक और प्रोबेबिलिटी निकालो कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बताओ फर्स्ट केस में पहले हम सोचेंगे अगर दो इवेंट्स है क्या क्या हो सकता है टोटल हमारे हिसाब से पॉसिबिलिटी कि ए प्रॉब्लम सॉल्व कर ले बी ना करे, बिल्कुल हो सकता है, बी सॉल्व करे ए ना करे, ये भी हो सकता है, दोनों के दोनों सॉल्व करे और नन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। हम कह रहे हैं इनके सिवा कोई केस नहीं बना तो इनका टोटल आंसर क्या होगा 1। कोई बच्चा मान लो ये कहते हैं ये 3 ही बने केसेस और कहे इनका आंसर 1 तो गलत है। 1 कब होता है आंसर? जितने भी एग्जॉस्टिव केस हो, जो भी पॉसिबिलिटी हो, कुछ नहीं छोड़ना, हर एक केस लेना। हम कह रहे हैं तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये एक और केस हो सकता है, तो उसको भी लिखना पड़ेगा कंपलसरी। अब आंसर इनका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है 1। फर्स्ट केस में क्या निकालना है बिल्कुल बताना भैया, फर्स्ट केस में क्या निकालना है? प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। क्या इस केस में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ, चाहे नहीं करी हो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इस केस में भी हो गई, इसमें होगी, इसमें नहीं भी। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व मींस इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग कि इन तीनों का टोटल रिजल्ट बताओ क्या होगा। हम इन तीनों का अलग अलग निकालने की बजाय क्यों ना इसका आंसर निकाल लें। क्या पढ़ेंगे इस केस को? हम क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी? ए इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, उसके साथ साथ एज वेल एज बी इज आल्सो नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब ये किस टाइप के इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट में इनटू होता है, अदरवाइज हर एक में नहीं होता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो जहाँ पर ये सिंबल है उसका आंसर इनटू होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो ये वाला हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम 2/3, तो ये कैंसिल होकर 1/3। किसका आंसर है 1/3? A is not solving the problem as well as B is also not solving the problem। इसका आंसर जो हमने निकाला 1/3 है, तो 2/3 जो बचा वो इन तीनों का कलेक्टिव आंसर है। इन तीनों का टोटल अलग अलग निकाल के भी ऐड करोगे तो भी 2/3 आएगा। अगर हम फर्स्ट का आंसर निकालें फिर सेकंड का फिर थर्ड का, तो उनका टोटल कितना आएगा 2/3। 1 में से इसको माइनस करते हो तो 2/3। इन तीनों केसेस में प्रॉब्लम क्या हुई? सॉल्व हुई। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में क्या कहा उन्होंने? एग्जैक्टली 1। तो हम करें इसमें और इसमें, इन दोनों का आंसर बताओ कैसे करेंगे? फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली या तो ए सॉल्व करे साथ साथ बी ना करे, तो हम कह रहे हैं एग्जैक्टली वन ऑफ देम हैज सॉल्व द प्रॉब्लम। या एक और ये वाला केस भी हो सकता है कि ए सॉल्व ना करे लेकिन साथ साथ बी कर ले, तो दो केसेस हैं तो प्लस कर दो इनका आंसर। फर्स्ट केस का आंसर क्या होगा? क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्लस इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऑल दिस वैल्यूज ये तो हमने निकाला है। ए इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम हाफ, बी इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यहाँ से ले लो 2/3 प्लस ए इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम हाफ, बी इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम 1/3। तो ये कितना आएगा? 3/6 तो हाफ हो गया। क्या होगा इसका आंसर? किसका आंसर हाफ है? इसका और इसका मिलाकर है ना, इन दोनों का टोटल आंसर क्या था? हाफ है ना। चाहो तो इसका भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं इसका आंसर? इसका आंसर क्या है? 1/3। इन दोनों का आंसर क्या है? 1/2। इन दोनों के आंसर और इसके आंसर को ऐड करा तो इन तीनों का आंसर 5/6 है, तो इसका 1/6 आ जाएगा। अगर निकालना होता वो कौन सा केस होता? बहुत होते हैं उसका आंसर ये वाला होता है ना। हमने कहा इन दोनों का, इसका और इसका आंसर हाफ है, इसका आंसर 1/3 है। हाफ और 1/3 को ऐड करें 5/6, 1 में से 5/6 माइनस करें तो इसका भी अगर निकालना होता तो हम निकाल सकते थे 1/6। ऐसा होने का चांस कि दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसकी चांस क्या है? 1/6। Two balls are drawn at random with replacement निकालना है। एक बॉक्स में से, उस बॉक्स में 10 तो ब्लैक बॉल है और 8 रेड बॉल है। 10 बॉल ऑफ देम आर ब्लैक और 8 बॉल रेड है। उसमें से हमको इस बॉक्स में से जिसमें टोटल 18 बॉल्स हैं हमको निकालना है, 2 बॉल निकालनी है।
कितनी बॉल निकाली? जस्ट 2 बॉल्स। और लिख रखा है स्पेसिफिकली विद रिप्लेसमेंट निकालनी है। वो 2 बॉल कैसे निकालने हैं? विद रिप्लेसमेंट। ये टोटल 18 बॉल्स है, 2 बॉल निकाले, क्या हो सकता है भाई? केसेस तो दोनों की दोनों ब्लैक हो, दोनों की दोनों रेड हो, एक रेड एक ब्लैक, एक ब्लैक एक रेड, ये 4 केसेस हो सकते हैं और कुछ हो ही नहीं सकता। या तो दोनों ब्लैक होंगी, दोनों रेड होंगी, दोनों एक ब्लैक रेड। फर्स्ट केस में बोथ द बॉल्स आर रेड, कैसा हो सकता है? 2 बॉल निकाली, दोनों की दोनों रेड हो। कौन सा ये? विद रिप्लेसमेंट। 2 बॉल निकाले, दोनों की दोनों रेड है, तो 2 में से 2 की 2 रेड है। 2 बॉल जो निकाली, बोथ ऑफ देम आर रेड, दोनों की दोनों क्या है? रेड है। किसी भी बॉल के रेड होने के चांस है 8 आउट ऑफ 18, तो रेड दोनों की दोनों है, तो ब्लैक कोई नहीं है, तो 10/18 कोई नहीं है, तो 0। ये आंसर आ जाएगा कि दोनों की दोनों बॉल क्या है? रेड। अच्छा नेक्स्ट, फर्स्ट इज ब्लैक सेकंड इज रेड, कैसा हो सकता है? दूसरी बार 8 एक बार नोट्स में देखो, नोट्स में कर दो कैसा, इसका आंसर बताना। फर्स्ट इज, सोच के बताओ कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट रेड हो जाए और सेकंड इज ब्लैक, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना? कि फर्स्ट एक रेड एक ब्लैक नहीं, एक रेड एक ब्लैक में 2 केस आते हैं, पहली रेड दूसरी ब्लैक, या पहली ब्लैक दूसरी रेड। लेकिन उसमें कह रखा है, क्या कह रखा है? फर्स्ट बॉल रेड होना चाहिए, साथ साथ दूसरी ब्लैक होना चाहिए। कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके चांसेस क्या है? एक बताना आंसर थोड़ा सा कैलकुलेट करके कैसे निकालोगे? विद रिप्लेसमेंट है हाँ भाई, फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक। देखो पहले एक बॉल निकालनी है, फर्स्ट बॉल वो रेड होना चाहिए। क्या चांस है एक बॉल रेड होने के? 8/18, साथ साथ, है ना? देखो फर्स्ट इज रेड एंड एज वेल एज सेकंड इज ब्लैक, ऐसे समझेंगे ना कि फर्स्ट बॉल रेड है लेकिन उसके साथ साथ सेकंड बॉल ब्लैक है ना। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, डिपेंडेंट है, तो कोई भी बॉल आ सकती है, रेड भी आ सकते हैं, ब्लैक भी। ये नहीं कि पहली रेड आई दूसरी आ ही नहीं सकती, दूसरी रेड भी आ सकती है, ब्लैक भी आ सकती है। जब ऐसा हो कि पहली रेड आ जाए दूसरी रेड आ ही नहीं सकती, तो वो डिपेंडेंट है। यहाँ पर पहले कुछ भी आ जाए, दूसरी उसके इरिस्पेक्टिव कुछ भी आ सकती है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट रेड हो साथ साथ सेकंड ब्लैक हो। अब बताओ, पहली बॉल रेड होने के चांस, एक बॉल निकालनी है वो रेड हो सकती है, उसके चांस है 8/18, साथ साथ विद रिप्लेसमेंट वापस डाल दिया दोबारा, जो रेड बॉल आई उसको अलग नहीं करा, वापस डाला 2